कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए। जी हाँ, हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं हिंदी भाषा के प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 235। 234 तक प्रश्नोत्तर हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपको मिल जाएंगे। आप हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर विजिट करें। हिंदी भाषा के अति महत्वपूर्ण 234 प्रश्नोत्तर वहाँ पर उपलब्ध है। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 235 से। पश्चिमी हिंदी बोली का क्षेत्र शिमला। पश्चिमी हिंदी बोली का क्षेत्र शिमला। मध्यवर्ती पहाड़ी बोली गढ़वाल। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? गाजीपुर। मगही पटना। बोली के क्षेत्र पश्चिमी हिंदी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, मगही पटना। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 351। तौलिया किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में है? नेपाली। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 348 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 348। आर्य भाषाएं कौन कौन सी है? लैटिन, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी। अरबी है वो आर्य भाषा नहीं है। तुर्की भी आर्य भाषा नहीं है। अरबी और तुर्की आर्य भाषाएं नहीं है। लैटिन, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी ये सारी आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। अरबी और तुर्की आर्य भाषा नहीं है। तारीख किस भाषा का शब्द है? अरबी। भाषाओं का विकास कर्म प्राकृत, शौरसेनी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। प्राकृत, शौरसेनी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। दाग किस भाषा का शब्द है? फारसी। भाषाओं का विकास क्रम प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी और पश्चिमी हिंदी। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1955। राजभाषा आयोग 1955। राष्ट्रपति आदेश 1960। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा नियम कब बना? 1976। राजभाषा आयोग 1955। राष्ट्रपति आदेश 1960। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा नियम 1976। सामी भाषाएं इब्रानी, अरबी, हबसी। सामी भाषाएं कौन कौन सी है? इब्रानी, अरबी, हबसी। संसद की राजभाषा समिति की सुझाव 1959। संसद की राजभाषा समिति की सुझाव 1959।
संकल्प 1968, संकल्प 1968। व्यक्ता वाची वर्णा येसा च इमे व्यक्तवाच। व्यक्ता वाची वर्णा येसा च इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। किसका कथन है? जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। किसका कथन है? पतंजलि। अर्थवान कंठोदकीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। किसका कथन है? अर्थवान कंठोदकीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। किसका कथन है? शिव कुमार। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। किसका कथन है? मिसप्रिंट है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। किसका कथन है? पी.डी. गुणे। पी.डी. गुणे की परिभाषा ये। और स्वीट ने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। स्वीट की परिभाषा है। हृदयगत भाव ये इसमें पी.डी. गुणे ने इसको जोड़ा है। हृदयगत भावों द्वारा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यह किसका कथन है? पी.डी. गुणे। आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने दिया? स्लेगल ने। आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने दिया? स्लेगल। भोलानाथ तिवारी ने विश्व की भाषाओं की संख्या कितनी मानी है? 13। भारोपीय परिवार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हिती परिवार। इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हिती परिवार, भारोपीय परिवार को अन्य नाम से जाना जाता है। दर्द शब्द प्राचीन नाम क्या है? दर्द शब्द का प्राचीन नाम पैसाची। भारतीय आर्य भाषा समूह को कितने कालक्रमों में बांटा गया है? 3। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 52। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 52। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 52। डॉक्टर हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या मानी है 14। प्राकृत संजीवनी के लेखक वासुदेव। प्राकृत संजीवनी के लेखक वासुदेव। साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं? साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं? द्वितीय प्राकृत को। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वररुचि। प्राकृत व्याकरण किसकी रचना है? हेमचंद्र। प्राकृत सर्वस्व किसकी रचना है? मार्कंडेय। प्राकृत सर्वस्व किसकी रचना है? मार्कंडेय। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है अपभ्रंश। मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी अपभ्रंश। वाक्य पदियम किसकी रचना है? वाक्य पदियम किसकी रचना है? भर्तृहरि। भर्तृहरि के वाक्य पदियम के अनुसार सर्वप्रथम किसने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी? व्याडी ने। व्याडी ने भर्तृहरि के वाक्य पदियम के अनुसार सर्वप्रथम संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में।
अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रामाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। अपभ्रंश को ण भाषा किसने कहा? किशोरीदास वाजपेयी। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा या आभीर किसने कहा? दंडी ने। अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं: उकार बहुला भाषा, वियोगात्मक भाषा, इसमें दो वचन दो ही लिंग मिलते हैं, अवहट्ट अपभ्रंश का ही प्रवृत्ति या परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं: उकार बहुला भाषा, वियोगात्मक भाषा, इसमें दो वचन और दो ही लिंग मिलते हैं, अवहट्ट अपभ्रंश का ही प्रवृत्ति या परिवर्तित रूप है। किसने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा? सुनीति कुमार चटर्जी। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ज्योतिश्वर ठाकुर।